गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और इस टॉपिक में से अभी तक हम लोगों ने दो जो टॉपिक्स थे, जो दो डिसऑर्डर्स थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियल एस्थमा को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पे स्टार्ट करते हैं, एम्फीसीमा। ठीक है, एम्फीसीमा जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें परमानेंट इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लंग्स के अंदर में जो ब्रोंकाई होते हैं और जो एल्वियोलाई होते हैं वो परमानेंटली इन्फ्लेट हो जाते हैं, परमानेंटली डिस्टेंड हो जाते हैं, यानी कि परमानेंटली जो है ब्रोंकाई और एल्वियोलाई जो है वो फूल जाते हैं या फैल जाते हैं। जैसे कि अगर कोई हम लोग बलून लेते हैं, ठीक है, बलून में जब हम लोग हवा भरते हैं तो वो कैसे फूल जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट ओनली जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है और जो एल्वियोलाई है वो क्या होते हैं, परमानेंटली इन्फ्लेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनकी जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। अब इलास्टिसिटी ख़त्म होने से क्या होता है, इलास्टिसिटी ख़त्म होने से जिस किसी पर्सन को भी एम्फीसीमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जब कभी भी एक्सहेल करता है, सांस को बाहर छोड़ता है, तो भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो परमानेंटली उसके लंग्स में रह जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो एल्वियोलाई होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब उसके अंदर हवा भरती है तो वो इस तरीके से क्या होता है, फूलता है, और जब हवा उसमें से वापस बाहर निकलती है तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डिफ्लेट होता है और अपने वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन एम्फीसीमा में क्या होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और जो एल्वियोलाई है वो क्योंकि परमानेंटली इन्फ्लेट हो जाता है, परमानेंटली इन्फ्लेट होने से उनको वापस जो है अपने नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल पोजीशन में जाने की जो उनकी कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है जिसको एम्फीसीमा है वो सांस बाहर भी छोड़ता है, एक्सहेल भी करता है, तो एक्सहेल करने पर भी पूरी हवा जो है उसके लंग्स से बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लंग्स जो है फैल जाते हैं, फूल जाते हैं, लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा ऐसे पर्सन के लिए सांस बाहर छोड़ने में बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है। ठीक है, तो सांस लेना तो उसके लिए इजी है, लेकिन सांस बाहर छोड़ने के टाइम पे ही और शी दे विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज एम्फीसीमा। ठीक है, अब एम्फीसीमा होता किस लिए है, एम्फीसीमा का सबसे लार्जेस्ट कॉजेटिव एजेंट जो है दैट इज़ सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, जिनके अंदर प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग का हिस्ट्री हो रहता है, कि मतलब कई लोग जो है काफ़ी यंग एज से स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड दे डू नॉट क्विट एंड दे कंटिन्यू सिगरेट स्मोकिंग फॉर मैनी ईयर्स, ओके, हु आर चेन स्मोकर्स। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादातर मिलती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो परमानेंटली जो है इन्फ्लेट हो जाते हैं, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइजनस गैसेज होते हैं। तो ये जो गैसेज हैं ये क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है यानी कि जो एल्वियोलाई की वॉल है, ठीक है, और जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं और उनके अंदर की जो इलास्टिसिटी है उस इलास्टिसिटी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उनकी इलास्टिसिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो एक्सहेलेशन और इन्हेलेशन करने के टाइम पे जो है जब वो इन्फ्लेट होते हैं और वापस से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इलास्टिसिटी ख़त्म होने से उनकी ये प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट एक्सहेलेशन करने के टाइम पे एक तो पर्सन को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है और एफ़र्ट लगाने के अलावा भी बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सहेलेशन उनका होता है। ठीक है,
तो ऐसे लोगों के लिए सांस लेना जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट पे आए कि एम्फीसीमा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो एम्फीसीमा का अभी तक कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट जो है किसी को नहीं मिला है। हाँ, पेन किलर्स यूज़ किए जा सकते हैं या किसी तरीके के जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एम्फीसीमा का आज तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट क्योर जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे, दैट इज़ द न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा कि न्यूमोनिया जो है एक इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, न्यूमोनिया जो डिजीज़ है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, जो बैक्टीरिया है, दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। ओके, कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया इज़ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस के एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से न्यूमोनिया होता है। ठीक है, तो न्यूमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं? न्यूमोनिया के सिम्टम्स होते हैं कि एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस का फिल हो जाना, उसके अंदर जो डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाना। अब इनका एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और जो है ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, डिज़ोल्व्ड अमाउंट है ऑक्सीजन का ब्लड में, वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉपरली हम लोग सांस नहीं ले पाते, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाना, म्यूकस का एल्वियोलाई में भर जाना, सांस प्रॉपरली ना ले पाना, ठीक है, स्किन का लाइटली ब्लूइश हो जाना, ठीक है, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया जो है एक तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन उसका स्पेशल टारगेट होते हैं छोटे बच्चे, इन्फेंट्स जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जो है न्यूमोनिया का ज़्यादा इफेक्ट होता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा एजेड पीपल हैं, मतलब 60+ एज के जो भी एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड पीपल होते हैं, उनके ऊपर न्यूमोनिया का इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। प्लस उसके अलावा ऐसे लोग जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं, इम्यून सिस्टम के इफेक्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा रोक के रखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि इम्यूनोसप्रेसेंट हम लोग देंगे क्यों किसी को? कई बार क्या होता है कि कई जो लोग होते हैं, डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, किसी का मतलब किडनी ख़राब है, लिवर ख़राब है, या कोई दूसरा ऑर्गन ख़राब है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेशन के थ्रू जो है उनको नए ऑर्गन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सपोज़ अगर कोई पर्सन है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, नई किडनी उसको किसी डोनर से लगाई गई है, ठीक है, तो उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो नई किडनी के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो बॉडी की अपनी ओन किडनी नहीं है। तो इस केस में इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है, सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो न्यू किडनी के ऊपर अटैक ना कर सके और न्यू किडनी जो है वो बॉडी में एडजस्ट हो सके, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, उनके अंदर भी न्यूमोनिया का जो टेंडेंसी है, न्यूमोनिया होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक तो उनका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कम काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर उनको न्यूमोनिया का इन्फेक्शन भी हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस का, तो देन इन दैट केस उनको न्यूमोनिया हो सकता है। तो ऐसे लोगों में जो है न्यूमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब न्यूमोनिया जो है उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट सिंपल है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं वो हम लोग दे सकते हैं, या जैसे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जब होते हैं तो छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है, तो न्यूमोनिया का भी वैक्सीन बन चुका है, न्यूमोनिया का वैक्सीन आता है, तो न्यूमोनिया का वैक्सीन जो है वो हम लोग एकदम छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को देते हैं, और उससे हम लोग वी होप
कि उस बच्चे को जो है न्यूमोनिया ना हो, ठीक है। तो जो इन्फेंट्स हैं उनको वैक्सीन के थ्रू हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या जो एल्डरली है या जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, तो ऐसे लोगों को हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स दे करके जो है न्यूमोनिया उनके अंदर ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी बात है कि अगर न्यूमोनिया को सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो न्यूमोनिया कैन बी फेटल एज वेल। ओके, now the final one we are coming to is occupational respiratory disorders, ठीक है। तो ये जो occupational respiratory disorders होते हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम करने का, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे करके मैं आपको समझाती हूँ कि जो माइंस की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे खदान होती, चाहे वो कोयले की खदान हो, आयरन ओर की खदान हो, या किसी भी दूसरे मिनरल की खदान हो, कोई भी खदान हो, कहीं भी किसी भी माइंस में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। या कोई ऐसा पर्सन जो कि सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि पत्थरों की इंडस्ट्री में, जहाँ पत्थरों की कटिंग पॉलिशिंग होती है, ऐसे जगह पे काम करता है, उसको भी ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। या फिर अगर हम लोग बात करें कि जहाँ पे एस्बेस्टस सबको पता है, एस्बेस्टस की शीट्स आती हैं जो कि हम लोग शेड्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं घरों में भी, ठीक है। तो जहाँ पे एस्बेस्टस बनता है वहाँ पर भी जो है ऐसे लोग जो काम करते हैं उनको भी जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है क्या। जनरली जैसे सीमेंट इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल देती हूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते समय जनरली क्या होता है, सीमेंट के बोरे में से थोड़ी बहुत सीमेंट जो है वो रखने उठाने के टाइम पे बाहर निकलती है क्योंकि वो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब जो लोग उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या XYZ किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करते करते क्योंकि उनके आसपास हवा में सीमेंट की धूल उड़ती रहती है, तो वो जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं वो सांस लेने के टाइम पे उस पर्सन की बॉडी को एंटर कर सकते हैं। अब जनरली हमारी बॉडी को ये एस्बेस्टस का जो पाउडर है या ये जो सीमेंट का पाउडर है इसकी हैबिट नहीं होती है, ठीक है। और हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर सिस्टम भी नहीं है जो इस तरीके के पार्टिकुलेट मैटर को फाइट कर सके। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक से समझ नहीं पाता कि भाई ये जो पार्टिकुलेट मैटर है मैं इसका करूँ तो क्या करूँ या इसको कैसे मैं फाइट करूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि क्योंकि इम्यून सिस्टम भी समझ नहीं पाता कि उसको कैसे रिएक्शन प्रोड्यूस करना है, तो जनरली क्या होता है कि ये जो पाउडर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, ये जो पाउडर्स हैं ये डिफरेंट वेज में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। या तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, एल्वियोलाई है, उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा कि कई लोगों को लंग कैंसर की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के वजह से हो सकती है, ठीक है। कई लोगों को एस्थमा हो जाता है, कई लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कई लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये जो है वर्क प्लेस पे होने वाले पॉल्यूशन के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स ऑकर होंगे उनको हम लोग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उस कैटेगरी में हम लोग उसको रख सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है क्योंकि वो डिफरेंट सोर्सेस से होता है, अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस के वजह से होता है, तो उसका एक हम लोग कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं खोज सकते क्योंकि हर इंसान के ऊपर ये चीज़ें जो हैं, ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं अलग अलग तरीके का इफेक्ट जो है डाल सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का कोर्स हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो उसको बेसिकली सिम्टोमेटिकली उसके सिम्टम्स कैसे हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है,
ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम लोग कैसे उससे बच सकते हैं, ठीक है, तो सिंपल है कि भाई अगर कोई ऐसे प्लेसेस में, माइंस में या स्टोन इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में या कोई दूसरे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई काम करता है तो उनको सबसे पहले सेल्फ प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि उनको मास्क जो हैं वो हमेशा यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मास्क से थोड़ी बहुत जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रुक सकते हैं। उसके अलावा जिस भी प्लांट में या जिस भी जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है उसको लोगों को पहले से नोटिफाई करना चाहिए कि भाई ये प्रोज एंड कॉन्स हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के, तो आपको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसे इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये सब काम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है उसको टाइम टू टाइम जो उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनके अंडर काम करने वाले लोग होते हैं, उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए, उनको इंश्योरेंस का कवर देना चाहिए। तो सेल्फ प्रिकॉशन के अलावा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जा रहा है। जो लोग बहुत लंबे समय से इसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हों या इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उनके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। मतलब प्रोलॉन्ग, मतलब अगर 15 से 20 सालों के लिए कोई सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बोरेड होने का काम कर रहा है, तो उनके अंदर ज़्यादातर जो है ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में जो है ये प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं होते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो अगर सेल्फ प्रिकॉशन लेते हैं ऐसे लोग, देन ओनली दे कैन स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम occupational respiratory disorder, and there is no other way to stay protected from it. Okay, so with this topic we have come to the end of this chapter, that is breathing and exchange of gases. I hope कि इस चैप्टर में मैंने जो भी आप लोगों को समझाया है आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट, देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।